नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हरियाणा की प्राचीन जो संस्कृति है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें HSC वाला आपको कोई सभी एग्ज़ाम हो, क्योंकि CET का जो एग्ज़ाम है उसकी भी आप जो है अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो। तो इसमें चाहे आपका हरियाणा पुलिस वाला एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो आपके प्राचीन इतिहास जो है हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है, इसमें कौन से जो यहाँ पर महुरे जो हैं प्राचीन जो धरोहर वो कौन सी कहाँ से मिली थी, तो वे जो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में की थी, उनको अगर आप जो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जो आपको जो है हमारे पुराने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो इससे आगे का जो भाग है उसको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी हाकड़ा जो संस्कृति आ जाती है, हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति का जो कालक्रम है यह हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व का माना गया है और यह मुख्यतः कृषि समुदाय के विकास को प्रस्तुत करती है। हाकड़ा संस्कृति को आरंभिक कृषि संस्कृति भी कहा जाता है और इस संस्कृति का जो साक्ष्य है वो हाकड़ा अर्थात जो घग्गर नदी है इसके बहाव क्षेत्र से मिलने के कारण ही हाकड़ा संस्कृति कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पता लग चुका है इसको हाकड़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये घग्गर नदी के बहाव के क्षेत्र से मिलती है। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के जो साक्ष्य है सर्वप्रथम कुणाल नामक जो स्थान है पूरा स्थल, वहाँ से ये प्राप्त हुए थे। इसके बाद आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जो हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसके चित्र अक्षर लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में राज्य के हिसार जिले में मिलती है। यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल अलग अलग बताया है, परंतु सर्वमान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व ही मानी गई है। और ये जो सभ्यता है इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। पुरातत्ववेताओं ने हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता को 3 कालों में बांटा है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 काल जो इसमें बांटा गया है, जिसमें प्रारंभिक आ जाएगा, उन्नत और अवनत। तो ये आ जाएंगे इसमें, जिसमें प्रारंभिक जो चरण इसमें 241 बस्तियाँ थी, दूसरे वाले में 145 बस्तियाँ थी जो उन्नत है, और जो अवनत है इसमें 842 बस्तियाँ मिली हैं। हरियाणा में सबसे पहले आने वाली सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अवशेष 2 जगह क्रमशः सरस्वती नदी और जो बिरसतवती नदी है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा घाटी सभ्यता स्थलों में भड़ाना हरियाणा में सबसे प्राचीनतम स्थल है। इसके बाद आ जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थलों का विवरण, जैसे बनावली है। इसकी जो खोज है वर्ष 1973-74 में पुरातत्ववेत्ता RS बिष्ट ने की थी। बनावली के टीले पर उत्खनन कार्य वर्ष 1974 से प्रारंभ हुआ था। तो ये भी आ जाता है बनावली, जो इसकी खोज किन के द्वारा की गई थी, RS बिष्ट ने की थी। और इसके टीले पर जो उत्खनन कार्य का काम जो है 1974 में शुरू हुआ था। यह नगर शतरंज खेल के नमूने के आधार पर सुनियोजित रूप से बसा हुआ था। इस नगर का पश्चिमी भाग बड़ा और महत्वपूर्ण था। यहाँ ऊंचे कुल वाले लोग रहते थे। पूर्वी भाग साधारण था और यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। नगर में सड़क होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ से एक विचित्र पशु की मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसका धड़ सिर का और जो सींग है वो बैल की तरह थे। तो ये भी क्वेश्चन जाए एग्जाम में आपका बन जाता है कि जो बनावली जो स्थान है यहाँ से जो ये जो मुद्रा प्राप्त हुई थी वो किन की थी। तो जिसका जो धड़ है वो सिंह का था और सींग जो वो बैल की थी। तो ये बनावली से मिले थे। और यहाँ से सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहियों के निशान, अर्ध जले जौ के साक्ष्य, मातृदेवी की 2 मृण मूर्तियाँ, अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम टेराकोटा द्वारा निर्मित मातृदेवी की मूर्ति तथा टेराकोटा द्वारा निर्मित एक हल्की सुंदर आकृति वाला खिलौना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से सोने चांदी के टुकड़े भी मिले हैं, जिनसे हमें ज्ञात होता है कि इन धातुओं के विषय में भी ज्ञान था। यहाँ से मुद्रांक भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर जंगली बकरी, दरियाई घोड़ा और अन्य कई पशुओं के चित्र हैं। यहाँ के घरों से कई पशुओं की हड्डियाँ भी जब मिली हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग मांस जो भक्षण करते थे। और बनावली से प्राप्त मुद्रा व अन्य कई वस्तुओं पर सैंधव लिपि अर्थात चित्र अक्षर लिपि अंकित है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में, और यहाँ से कुछ ईंटों के जो साक्ष्य हैं ये भी प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि ईंटों की जो बनावट है वो 1, 2, 3 के अनुपात में होती थी।
यहाँ से दुर्लभ पत्थरों में निर्मित मनके, चूड़ी, आभूषण, तुलाई के भाट-भट्टे, इनके साक्ष्य भी मिले हैं। और बनावली में जल के निकास प्रणाली का अभाव था, जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। तो क्या था यहाँ पर, जल निकासी प्रणाली जो है इसका अभाव था। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बनावली से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर टेराकोटा निर्मित वस्तुएं, टेराकोटा निर्मित जो पहिए हैं, टेराकोटा निर्मित कुछ घरेलू उपकरण, और इसके साथ यहाँ पर ये कुछ वस्तुएं, शैल निर्मित वस्तुएं, और ये मातृ देवी जो है इनकी मूर्ति, तो ये यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद आ जाता है मिथातल। मिथातल कहाँ पर है, भिवानी में है। तो ये भी कई बार जो है मिलान करने में भी आ जाता है कि बनावली कहाँ पर है, मिथातल कहाँ पर है, तो कई बार ऐसे भी देखा गया है। तो ये हरियाणा की भिवानी जिले में स्थित सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से 3 संस्कृतियाँ, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति तथा उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 1968 में पुरातत्वविद सूरज भान के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था, जिसमें मृत भांड, महिला पुरुष के आभूषण, बच्चों के खिलौने, पत्थर, मिट्टी तथा तांबे आदि के उपकरण और माप तोल के भाट-भट्टे ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इस स्थल से वर्ष 1915-16 में गुप्त तथा कुषाण काल के जो सिक्के हैं ये भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से दुर्लभ पत्थर, स्टेलाइट और मिट्टी के मनके, फ्यांस ये भी प्राप्त हुए हैं। और साथ ही मिट्टी, तांबे, फ्यांस से बनी चूड़ियाँ, तांबे से निर्मित भाला और जिसे हारपून कह देते हैं, एवं हाथी दांत की पिन ये भी यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद जो स्थान आ जाता है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है, ये हिसार में है। तो हिसार जिले के नारनौद खंड में है। यह ऋग्वैदिक दृश्यवती नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा और पुरिकव हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सीसवाल सभ्यता का भी प्रमुख केंद्र रहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में होने के कारण राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है और यह लगभग 220 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। यह स्थल सर्वप्रथम 1969 में खोजा गया था और इस स्थल का जो उत्खनन वर्ष 1997 में आरंभ किया गया था, जो 2000 तक चला था। और इस स्थल से मकान, मृत भांड आधारित मिट्टी के जो बर्तन हैं, विशिष्ट पत्थर के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कांसे का एक बर्तन भी प्राप्त हुआ है जिसे सोने और चांदी से सजाया गया है। कुछ महिलाओं के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं जिन्होंने शैल निर्मित चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और इनके कंकालों के पास सोने का कवच व कीमती पत्थर पाए गए हैं। इस स्थल पर किए गए उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा 3200 से 2700 ईस्वी पूर्व, एवं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2700 से 1800 ईस्वी पूर्व के जो साक्ष्य ये भी प्राप्त हुए हैं। अन्य हड़प्पाकालीन नगरों की तरह राखीगढ़ी शहर भी 2 भागों में विभक्त था तथा नगर के चारों ओर सुरक्षा के दृष्टिकोण से परकोटा बना होने के संकेत भी मिले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा स्थान आ जाता है इसमें दौलतपुर। इसके बाद आ जाता है दौलतपुर। तो थानेसर के निकट दृश्यवती नदी के तट पर स्थित गांव में सैंधव सभ्यता से संबंधित कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की जो खुदाई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पुरातत्व जो विभाग है इनके द्वारा 1968, 69, 70, फिर 76, 77 और 17, 78। तो कहने का मतलब है 1968 लेकर 1978 तक जो इन्होंने यहाँ पर खुदाई की थी। दौलतपुर से प्राप्त अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के तृतीय चरण अर्थात अवनत काल से संबंध रखते हैं। दौलतपुर भी संभवतः शतरंज के बिसात के नमूने पर बसा था तथा इस स्थल से मृतबांड, मनका, चूड़िया और खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। तो जो दौलतपुर है ये कहाँ पर है, थानेसर के निकट दृश्यवती नदी जो है इसके तट पर स्थित है और सैंधव सभ्यता से संबंधित जो अवशेष है यहाँ से मिले थे। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा फरमाना खास दक्षखेड़ा। तो ये आ जाता है रोहतक में। रोहतक जिले में स्थित यह स्थल हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद का दूसरा सबसे बड़ा पूरा स्थल है। 2007-9 के दौरान उत्खनन से यहाँ पर सेल खड़ी की बनी 4 हड़प्पाकालीन मोहरे और कब्रिस्तान के अवशेष जय प्राप्त हुए थे। यहाँ से ऊनी तथा सूती ये दोनों प्रकार के वस्त्र मिले हैं। इसके बाद जो स्थान है ये आ जाता है कुनाल। यह पूरा स्थल फतेहाबाद गांव के उत्तर पूर्व दिशा में है और यह ऋग्वैदिक सरस्वती नदी के बाएं तट पर है। इस स्थल का उत्खनन 2003-4 में पुरातत्वविद LS राव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था जो वर्ष 5-6 में पूरा हुआ था।
इस तरह से उत्खनन के दौरान हाकड़ा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति तथा हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष ये मिले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कुणाल से प्राप्त कुछ जो अवशेष प्राप्त हुए थे, इस चित्र में आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जो स्थान है गिरावट। ये भी चाहे यहाँ पर रोहतक जो है रोहतक में आ जाता है। रोहतक जिले की महम तहसील में स्थित इस पुरास्थल की खोज वर्ष 2006 में विवेक दांगी ने की थी, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के शोधार्थी थे। और इसका जो उत्खनन है ये वर्ष 2007 में डॉक्टर वसंत शिंदे, दक्कन कॉलेज पुणे, प्रोफेसर मोहन कुमार MDU जो यूनिवर्सिटी है रोहतक में, और प्रोफेसर तोशिकी ओसादे क्योटो जापान के संयुक्त नेतृत्व में हुई थी। इस पुरास्थल में हुए उत्खनन में केवल हाकड़ा संस्कृति के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 13 गर्त निवास, मृत भांड पकाने की 2 जो भट्टियाँ ये भी प्राप्त हुई हैं। इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर बालू। यह पुरास्थल कैथल में आ जाता है। कैथल जिले में है ये, जिसकी खोज वर्ष 1977 में डॉक्टर सूरजबान और डॉक्टर जिम जे सैफर अमरीकी ने की थी। इस पुरास्थल के उत्खनन वर्ष 1979 में डॉक्टर उदयवीर सिंह तथा डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। इस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष है ये प्राप्त हुए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्थान है ये आ जाता है सीसवाल। ये हिसार में है। ये भी यहाँ से 26 किलोमीटर दूर पश्चिम में चोटांग जो नहर है इस पर गांव है, आदमपुर तहसील के अंतर्गत आता है। और यहाँ से पुरानी थे 300 बाई 200 मीटर से अधिक प्राचीन संस्कृति के संकेत प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन तथा ठीकरे अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकांश बर्तन हाथ के बने हुए हैं। और ऐसा लगता है कि सीसवाल सभ्यता के जनकों को पूर्व में चाक के बारे में जानकारी नहीं थी। ये बर्तन कालीबंगा जो राजस्थान में है के स्थान से प्राप्त सामग्री से मिलते जुलते हैं। तो इनमें कुछ मिट्टी के चित्रित चूड़ियाँ और मनके आदि भी हैं। सीसवाल लोग संभवतः है तांबे का प्रयोग करते थे, क्योंकि एक तांबे के हत्थे वाले गंडसे की आकृति की वस्तु भी प्राप्त हुई है। और ऐसा माना जाता है कि जो खेतड़ी है कहाँ पर है, राजस्थान में, जहाँ पर जो विद्युत यंत्र जहाँ वो भी लगा हुआ है। और खेतड़ी जो स्थान है यहाँ से तांबे की खानों की निकटता के कारण तांबे का उपयोग होने लगा था। सीसवाल के लोगों के बसने के तौर तरीकों के विषय में जानकारी बनावली के उत्खनन से प्राप्त हुई है। इनके घर मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। और इस स्थल का उत्खनन कार्य जो है पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वावधान में डॉक्टर सूरजबान के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट जो स्थान आ जाता है हमारा मदीना। ये भी रोहतक के अंतर्गत आ जाता है। रोहतक जिले के मध्याखंड में स्थित मदीना ग्राम की खुदाई वर्ष 2007-8 में डॉक्टर मोहन कुमार के निरीक्षण में की गई थी। और यहाँ से भी उत्तरी हड़प्पा संस्कृति और चित्रित दूसर मृत भांड संस्कृति के लोगों के एक साथ रहने के जो साक्ष्य हैं ये प्राप्त हुए थे। इसके बाद जो स्थान है ये आ जाता है भगवानपुरा। भगवानपुरा जो ये कुरुक्षेत्र में आ जाता है। कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। पुरातत्ववेत्ता GP जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। और यहाँ के प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले और आसमानी रंग के कांच व तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त जो है यहाँ से जो प्राप्त हुई है वो प्रमुख मानी गई है। अब आ जाता है जो हमारा वैदिक काल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्य वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वैदिक जो है ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। 4 हमारे वेद होते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। तो ये जो ऋग्वेद है इसे सबसे प्राचीन माना गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में हरियाणा शब्द का प्रयोग रज हरियाणा के रूप में हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो एक बार अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि ऋग्वेद में जो हरियाणा है इसका प्राचीन नाम क्या है, किस नाम से जाना गया है। तो हरियाणा शब्द का प्रयोग रज हरियाणा के रूप में हुआ था ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में ही हरियाणा का नाम हरना भी है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। वैदिक काल में हरियाणा प्रदेश आर्यवर्त का एक प्रमुख भाग था और यह भाग सरस्वती और देश सरस्वती नदियों के पानी से सिंचित था। इसके बाद आ जाता है वैदिक काल से संबंधित तथ्य। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम था रज हरियाणा और स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाली कहा गया। नकुल दिग्विजय में रोहतक का उल्लेख हुआ है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा वंश की भूमि का इतिहास है और भगवत गीता हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। पानीपत जिले का प्राचीन नाम है पानप्रस्थ। बुनकरों के शहर के नाम से इसे अब जाना जाता है।
उनको सारी भी कह देते हैं। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम है हरि क्षेत्र। इसके बाद आ जाता है जो आर्यों का जो वास था, निवास स्थान, वास। तो वैदिक साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्य सरस्वती और दीर्घसतवती नदियों से सिंचित हरियाणा की भूमि को देखकर सम्मोहित हो गए थे और फलतः उन्होंने हरियाणा को देव निर्मित भूमि मानकर अपना प्रथम वास यहाँ पर बनाया था। यही कारण है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर HR गुप्ता व अन्य इतिहासकार हरियाणा शब्द का उद्गम आर्याना शब्द से हुआ है ऐसा मानते हैं। तो किससे मानते हैं? डॉक्टर HR गुप्ता तो हरियाणा शब्द का उद्गम आर्याना शब्द से मानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद आ जाता है इस क्षेत्र में आर्यों के आने के बाद आर्यों की बस्तियां बनी, साथ ही कई राज्यों की स्थापना हुई थी और वैदिक संस्कृति विकसित हुई थी। पुरातत्वविद BB लाल ने आर्यों को चित्रित धूसर मृत भांडिया संस्कृति से जोड़ा है। हरियाणा में चित्रित धूसर मृत भांडिया संस्कृति के लगभग 300 स्थल हैं, जिनमें भगवानपुर, दौलतपुर, सुग और राजा कर्ण का किला ये आ जाते हैं। कर्ण का किला कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है, कर्ण झील करनाल में है। इसके बाद है अधिकांश विद्वानों का मानना है कि भारत में आर्य सभ्यता का प्रथम केंद्र हरियाणा था। आर्य लोग हरियाणा को देवभूमि कहते थे और वैदिक काल के अनुसार हरियाणा भारत वंश की भूमि का इतिहास है। इसके बाद आ जाता है आर्य अनार्य संघर्ष। तो आर्यों का पहला प्रमुख संघर्ष पणियों के साथ हुआ था, जो स्थानीय आदिवासी थे, और इन पणियों का क्षेत्र पानीप्रस्थ कहलाता था, जो वर्तमान का पानीपत है। और यही पणि आर्यों के किण्वंतो विषम आर्यम के सिद्धांत को न मानकर अपने को उच्च मानते थे। इसके बाद आ जाता है जो ऋग्वैदिक काल है, जिसका समय माना गया है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ की जो गतिविधियाँ जो थी, राजनीतिक गतिविधियाँ, तो जो स्थानीय मान्यता है उनके अनुसार आर्यों का प्रथम पराक्रमी राजा मनु वैश्वत थे। तो आर्यों का प्रथम पराक्रमी राजा कौन थे? मनु वैश्वत। इनके 4 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, परशु, सुधुमन और सरियाती। इसमें से सुधुमन और सरियाती का संबंध हरियाणा से माना गया है। सुधुमन का सतलुज और सरस्वती नदी के बीच के क्षेत्र पर शासन था, जिसमें वर्तमान के अंबाला और कुरुक्षेत्र वाले स्थान आ जाते हैं। वहीं सरियाती का शासन राजस्थान की सीमा तक, मत्स्य मेवात के क्षेत्र तक था, जिसे हरियाणा का शेष भाग शामिल था, और इनकी राजधानी नारनौल के आसपास थी। सरियाती ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके पुरोहित थे भार्गव ऋषि चैवल, जो संभवतः नारनौल के निकट दोषी नामक स्थान से थे। तो ये भी आ जाता है दोषी स्थान, तो ये नारनौल के पास है। इसके बाद आ जाता है सरियाती जैन की मृत्यु के बाद सुधुमन का उत्तराधिकारी पुरुरवा ने सतलुज से लेकर साहिबी नदी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि सरियाती की कोई संतान नहीं थी, और पुरुरवा के पश्चात उत्तराधिकारी उसका पुत्र आयु बना था। आयु के बाद उत्तराधिकारी उसका पुत्र नहुस हुआ, और नहुस के बाद ये याति राजा बना, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए हैं। राजा याति के 5 पुत्र, इनके 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वस, द्रुहा, अणु और पुरु। ये याति अपने बड़े पुत्र से असंतुष्ट थे, और इस कारण इसने पुरु को हरियाणा का पैतृक राज्य सौंप दिया था, जो काफ़ी प्रतापी हुए हैं। पुरु के नाम पर इस वंश का नाम पौरव पड़ा है, और इस वंश में ही एक प्रतापी राजा भरत भी हुए हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से राज्य का विस्तार गंगा तक किया था, और इनके नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा है। और पौरव वंश को भरत कुल के नाम से जाना जाने लगा, और इसी कुल में महान राजा कुरु हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वंश परंपरा चली हुई है। अब आ जाता है जो उत्तर वैदिक काल है। हरियाणा राज्य में इस काल में कुरु वंश का शासन था। तो अब कुरु वंश जो इसके बारे में देख लेते हैं। तो विद्वानों का मानना था कि ऋग्वेद में वर्णित कुरु श्रवण ही कुरु है, जिसे त्रस दस्यु का वंशज भी कहा जाता है। राजा कुरु ने पंचालों को परास्त करने के बाद सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जिसे कुरु जंगल कहा गया, और वर्तमान में कुरु जंगल ही कुरुक्षेत्र है। राजा कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा है, कुरुक्षेत्र।
कुरु का उत्तराधिकारी परीक्षित था एवं परीक्षित का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र जुहू था और जुहू का उत्तराधिकारी था सूरठ। कुरु वंश का एक प्रतापी राजा था शांतनु। तो कुरु वंश का प्रतापी राजा कौन हुए हैं? शांतनु। इनकी थी दो रानियां, गंगा और सत्यवती। गंगा से देवर्त जिन्हें भीष्म के नाम से जाना जाता है, और सत्यवती से चित्रांग और विचित्रवीर्य, ये दो पुत्र प्राप्त हुए थे। तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ चुका होगा। तो ये शांतनु जो थे इनकी दो रानियां थी, गंगा और सत्यवती। फिर गंगा से जो देवर्त है अर्थात भीम, और सत्यवती से दो पुत्र हुए थे, चित्रांग और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के समय गंधारों का आक्रमण हुआ था और गंधार एवं कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, जिससे कुरुक्षेत्र का प्रथम जो युद्ध है ये कहा गया है। इसके बाद आ जाता है जो महाभारत का युद्ध था। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। कौरव और पांडव दोनों कुरु वंश के वंशज थे और इसी युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर महत्वपूर्ण जो गीता उपदेश है वो दिया गया था और इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चला था और इसकी युद्ध भूमि 48 जो कोस है ये मान जाती है। और इस युद्ध में अक्षौहिणी 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी। इस रण क्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के जो ज्योतिषा स्थान है यहाँ पर दिया था। तो ये जो चित्र है ये आपको कुरुक्षेत्र जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो ब्रह्म सरोवर है उसके पास। इसके बाद आ जाता है महाभारत जो महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है? महाकाव्य। 1 लाख श्लोक है इसमें। सबसे पहले जो इसमें कम थे, तो अब जो इसमें 1 लाख श्लोक है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, 1 लाख श्लोक है इसमें, जिसके लेखक महर्षि वेदव्यास है। महाभारत को जय संहिता और सतशास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का मूल नाम पंचाली कथा है। वेदव्यास के द्वारा महाभारत कुरुक्षेत्र में लिखा गया था और महाभारत में हरियाणा को बहुतान्यक प्रदेश कहा गया है। महाभारत काल में राजा कर्ण द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी, इसलिए हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला प्राचीनतम एवं पवित्र माना गया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो बहुतान्यक प्रदेश के नाम से। इसके बाद आ जाता है उत्तर वैदिक काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो महाभारत काल के उपरांत लोगों का धार्मिक जीवन जटिल हो गया था, जो वैदिक काल में सरल एवं सहज था। समाज में कर्मकांड का व्यापार अधिक बढ़ गया था, फलस्वरूप धार्मिक जटिलताओं के विरोध में बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास हुआ था। महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म के लिए और महावीर स्वामी के जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले हमारा जो बौद्ध धर्म है। बौद्ध साहित्य से हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध स्वयं हरियाणा में आए थे। बुद्ध के द्वारा पवित्र किए गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थानों में चर्चित स्थान कम्मासदम नामक नगर है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अनेक प्रवचन दिए थे और इस कम्मासदम नगर का आधुनिक नाम है कैथल, कपिल स्थल जिसे कह देते हैं। हरियाणा में सम्राट अशोक के प्रयास से हिसार, करनाल, टोपरा तथा थानेश्वर नामक स्थानों पर बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र बनाए गए थे और प्रमुख महत्वपूर्ण स्थानों का जो विवरण है यहाँ पर दिया गया है। जैसे थानेसर है, ढुलकोटी कहा जाता है, यह राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण नगर जो वर्तमान में थानेसर है। स्थानेश्वर इसको कहा जाता था पहले। यहाँ के राजा हुए हैं हर्षवर्धन, जहाँ महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था तथा शासक रठपाल महात्मा बुद्ध के शिष्य बने थे। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार थानेसर में 3 संग्रहालय थे और इसके उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के द्वारा 300 फीट ऊंचा स्तूप बनाया गया, जिसमें महात्मा बुद्ध की धातु की प्रतिमा रखी गई थी। तो चीनी यात्री हेनसांग जाए मराठा जो राजा जो थे हर्षवर्धन, इनके समय पर जाए भारत यात्रा पर आए थे, जिसमें फिर इन्होंने भारत यात्रा के बारे में जो है अपना पुस्तक जो इनकी है सीयू की इसमें वर्णन किया है। इसके बाद आता है टोपरा। ये गांव है यमुनानगर के पास में, तो जहां राज्य के यमुनानगर जिले में स्थित है और सम्राट अशोक ने यहाँ पत्थर के एक स्तंभ प्रस्तर लाट की स्थापना की थी और इस स्तंभ को गुजरात की गिरनार की पहाड़ियों में बनवाया गया था। अब तो यहाँ पर जो है ये अशोक स्तंभ है, बहुत बड़ा चक्कर ये लगा हुआ है और यह 42 फीट ऊंचा और 2.5 फीट चौड़ा था, जिस पर ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में 7 राजाएं
राज आज्ञाएं ये अंकित थी। इस स्थान पर अशोक के द्वारा बौद्ध विहार बनवाए जाने का संकेत भी मिलता है। 1453 ईस्वी में इस स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। इसके बाद आ जाता है शुभ स्थान, ये भी यमुनानगर में ही है। तो हेनसांग के अनुसार इस प्राचीन स्थल पर महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था। यहाँ 5 बौद्ध विहार थे जिनमें लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। इस नगर के पूर्वी द्वार के निकट यमुना नदी तट पर सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाया था जिसके चारों ओर 12 स्तूप थे। इसमें महात्मा बुद्ध के नाखून एवं बाल रखे गए थे। शुक के पश्चिमी द्वार के बौद्ध स्तूप में महात्मा सारिपुत्र और आचार्य मोदगलायन के नाखून एवं बाल रखे गए थे। शुक के पास टीले से बुद्ध की मूर्तियां तथा वानर सेना के 2000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। यह नगर प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र था और इसका जो उल्लेख है पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्थान आ जाता है अग्रोहा। बौद्ध साहित्य और हरियाणा पुरातत्व विभाग के उत्खनन से यह ज्ञात होता है कि अग्रोहा बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ से बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। सम्राट अशोक ने धारसूल, कुणाल, सिरसा में बौद्ध विहार बनवाया था और अपनी उपदेशात्मक पत्थर की शिला फतेहाबाद कुणाल के गांव में स्थापित की थी। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ये प्राप्त हुए थे। तो ये अग्रोहा में जब उत्खनन कार्य हुआ तो ये टीले जो यहाँ से निकले थे। इसके बाद आ जाता है जो रोहतक तथा कलानौर है। इस स्थान पर भी महात्मा बुद्ध आए थे और यहाँ दिए गए उपदेशों से हजारों लोगों ने लाभ उठाया था और बाद में शिष्य रतनपाल और शिष्याओं इनके जो शिष्य थे नंदुतारा और मिताकली ने इस संदेश को दूर दूर तक फैलाया था। चीन यात्री फाइयान 399 ईस्वी में और जो हिनसांग है 639 ईस्वी में और वान हवेन से 657 ईस्वी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में हरियाणा में बौद्ध धर्म का उल्लेख किया है। हेनसांग के आगमन के समय हरियाणा में बौद्ध धर्म कम होने लग गया था, किंतु 7वीं सदी में हर्ष के समय बौद्ध जो धर्म था इसका प्रचार हुआ था। हर्षवर्धन की तीसरी बौद्ध संगति सफल रही थी और पुष्यभूति वंश के राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन बौद्ध धर्मी थे। इसके बाद आ जाता है जो जैन धर्म है। हरियाणा में बौद्ध के पश्चात जैन धर्म का प्रभाव रहा था जिसके प्रचार में जैन संत लोहाचार्य का स्थान प्रमुख था। इन्होंने अग्रोहा तथा रोहतक में भी जैन धर्म का विस्तार किया था, किंतु बौद्ध धर्म का प्रभाव यहाँ अधिक था। और 6वीं शताब्दी के उपरांत जब बौद्ध धर्म का कमजोर होने लगा था तब हरियाणा में जैन आचार्य जिन वल्लभ सूरी, हरिभद्र सूरी, अभयदेव आदि के प्रयास से जैन धर्म का बड़े स्तर पर प्रयास हुआ था। राज्य में जैन धर्म 5 रंग वाले ध्वज के साथ आम लोगों तक फैला, जिसमें 5 रंग परमेष्टियों के प्रतीक माने गए और 5 रंगों में 5 महाव्रतों की परिकल्पना भी नहीं थी। इन्हीं रंगों में ध्वज रंग को अहिंसा का, अरुणाभ सत्य का, पीताम्ब आचार्य का, हरिताभ ब्रह्मचर्य और नीलाभ अपरिग्रह का प्रतीक माना गया। राज्य में रोहतक, सिरसा आदि जैन धर्म के प्रमुख केंद्र बने, किंतु मध्यकाल तक आते आते जैन धर्म का प्रसार कम होने लगा और कुछ ही क्षेत्र तक ये सीमित हो गया। आगे आ जाता है जैन धर्म के प्रमुख केंद्र और उनका महत्व, जो हम नेक्स्ट वीडियो की उसमें करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।